क्लास 7th हिंदी पाठ 8 अनोखी हड्डी पढ़ेंगे। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी अनोखी हड्डी। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरि 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाधिराज हो गए। देश देशांतरों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार न था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रोंद कर लौटती तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और बढ़ उठती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा पहुंची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज के सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूरज लाल प्रकाश के सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचे किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी कि मानव प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ यहाँ देवदार वृक्षों से लदी हुई थी। दाईं और उनकी ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिनकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं ना जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़े महामंत्री ने हाथ बांध कर उत्तर दिया, महाराज, यह प्रदेश आपकी सीमा के बाहर है। आपकी राजसत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहाँ आप पर खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या ये प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, ये तो छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियाँ पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। अपने हाथों की उंगलियाँ एक मुट्ठी में समेटते हुए महाराज दृढ़ निश्चय से बोले, ये देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूँगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। महाराज वहाँ से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी न बीत पाए थे कि एक शांत जलराशि जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियाँ फड़कते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी शत विशत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करते नगर की दीवारों तक पहुंची। फिर भी मछुआरों ने के हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना ने विजय का कोलाहल होता, महानगर पर मरगट की सी स्तब्धता छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा दिखाई न देती। धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने को शपथ लेते। प्रातःकाल का समय थे। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कोई बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए आया हूँ। एक मंत्री ने कहा, कोई राजपूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, या छद्म वेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोगा पहने अवस्था के बोझ में दबा हुआ अपनी लाठी पर झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज, समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपका दर्शनार्थ आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आपके ही राज्य का सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा झोपड़ा है।
तो तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब से एक हाथ डाला और छोटी सी सफ़ेद हड्डी का टुकड़ा निकाल कर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा, नाखून से बड़ी वह हड्डी ना थी। उसने देखकर अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं, इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी ना आएगा वृद्ध, और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके लिए हाथ का दिया हुआ कण भर का सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठा बूढ़े की ओर फेंक दी। इनके साथ हड्डी को तोल लो। तराजू आया, एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे पलड़े में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े पर डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी रहा। महाराज हैरान हुए और पलड़े में से हड्डी को निकालकर देखने लगे। फिर वो तेजित हाथों से चांदी के थाल में से एक साथ मुट्ठी भरकर मुद्राएं उठाकर पलड़े में डाल दी और तराजू को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। पर पहले की तरह हड्डी का पलड़ा अब भी भारी था। सब दरबारी चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ, शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान में नहीं है। महाराज इस मान को ना सहन कर सके। एक बड़ी तराजू मंगवाई गई और उसके एक पलड़े में तुच्छ हड्डी और दूसरे में चमकती हुई मुद्राओं से भरा हुआ सारा थाल उड़ेल दिया गया। पर हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना नहीं मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नज़र उठाकर बोले, क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए, इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए, एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे बोले से, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? ये कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं है। महाराज विचलित हो गए और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने खड़े हुए। की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने बड़े महाराज बड़ी देरी से कभी हड्डी की तरफ देखते तो कभी झील के रक्त रंजित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब दुदुम्बी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं। वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर धीरे धीरे लौटने लगे हैं। अब हम करते हैं अभ्यास वर्ग। पहला प्रश्न उच्चारण कीजिए। हड्डी, क्षितिज, ऋतु, शक्त विषक्त, आक्रमण, छद्मवेश, दक्षिणार्थ, दुदुम्बी, दान दक्षिणा, स्वर्ण मुद्राएं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। पारावार, सीमा, निधि, खजाना, दुदुम्बी, युद्ध की पूर्णता में बजाए जाने वाला बाजा, कराल, आखेट, शिकार, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, शत विक्षिप्त, नष्टभ्रष्ट, क्षितिज, ऐसा जगह जहाँ धरती आसमान मिले हुए दिखाई दे, रत्ती भर, थोड़ा सा, छद्म वेश, बनावटी वेश, राजाधिराज, कई राजाएं जिसके अधीन हो, स्तब्धता, जड़ता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज कहाँ गए थे और वे रास्ता क्यों भूल गए थे? महाराज आखेट खेलने गए थे और हिरण का पीछा करते करते वे काफ़ी दूर चले गए और रास्ता भूल गए। ख, वृद्ध ने महाराज से क्या मांगा? वृद्ध ने महाराज से हड्डी के बराबर का सोना मांगा। ग, महाराज किस अपमान को सहन न कर सके? उत्तर, हड्डी के बराबर सोना न दे सकने के कारण वह अपमान न सहन कर सके। लड़ाई का अंत कैसे हुआ? वृद्ध की समझदारी के कारण युद्ध का अंत हुआ। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, महाराज क्यों पुलकित उठे? नीली झील, विशाल पर्वत के सौंदर्य को देखकर महाराज पुलकित उठे। ख, महाराज की सेना मछुआरों को क्यों न हरा सकी? महाराज का हृदय परिवर्तन हो गया, इस कारण से
उन युद्ध बंद कर दिया गया और मछुआरों की जीत हुई। महाराज की रुचि किस में थी? महाराज की रुचि आखेट खेलने में थी। घ वृद्ध किस उद्देश्य से मिलने आया था? वृद्ध युद्ध रुकवाने के लिए आया था। अण पशु पक्षी वापस क्यों लौटने लगे थे? क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था और पशु पक्षी वापस लौटने लगे थे। 5 उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। महाराज किस में से हड्डी निकालकर देखने लगे? पलड़े में से। महाराज ने हड्डी के बराबर स्वर्ण मुद्राएं तोलने के लिए क्या मंगवाई? बड़ी तराजू। महाराज का क्या नाम था? महाराज उदयगिरी। महाराज कितने वर्ष की अवस्था में महाराज विजराज बन गए? 50 वर्ष की। प्रश्न नंबर 6 सही शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक पहुंची। पहाड़ की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी। महाराज इस दृश्य को एकटक देख रहे थे। महाराज यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? क मैं ना जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश मौजूद हैं। महाराज ने मंत्री से। आपकी राज सत्ता यहीं पर समाप्त होती है जहाँ पर आप खड़े हैं। मंत्री ने महाराज से। ग महाराज एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने महाराज से। घ मैं आप ही के राज्य का सेवक हूँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा झोपड़ा है। बूढ़े ने महाराज से। ण इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी ना आएगा वृद्ध, और मुझ कुछ मांगो। महाराज ने वृद्ध से। प्रश्न नंबर 8 दिए गए अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विचलित होने पर महाराज ने क्या किया? चुपचाप शिविर से बाहर निकलकर झील के सामने खड़े हो गए। प्रश्न नंबर 2 बाणों की वर्षा भी उसी वेग से चल रही थी, स्पष्ट कीजिए। अर्थात लगातार युद्ध चल रहा था। प्रश्न नंबर 3 झील का पानी लाल होने का क्या अर्थ है? झील का पानी लाल होने का मतलब रक्त रंजित पानी होना, खून से भरा हुआ पानी होना। 9 पर्यायवाची शब्द। रेखांकित शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तराने, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बोछाई। तरवर का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष। जान पड़त है काक पिक ऋतु वसंत के माही। काक का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौआ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला का पर्यायवाची नारी। तुम्हें गैर कानूनी धंधे नहीं करने चाहिए। गैर कानूनी अवैध। मेहनत करो तुम्हारा सितारा भी चमकेगा। सितारा का पर्यायवाची है भाग्य। प्रश्न नंबर 10 दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सद्धर्म है जो। पीताम्बर, पीला अंबर है जिसका। प्रश्न नंबर 11 संधि विच्छेद तथा संधि कीजिए। महाराजाधिराज, महाराज प्लस अधिराज। दर्शनार्थ, दर्शन प्लस अर्थ। देशांतर, देश प्लस अंतर। वृद्ध प्लस अवस्था, वृद्धावस्था। देव प्लस आल्य, देवालय। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। प्रश्न नंबर 12 दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर एक अध्यापक के क्या क्या कार्य हैं? अध्यापक का कार्य छात्रों के चित्त को एकाग्र करना है। प्रश्न नंबर 2 छात्रों में कौन सा भाव उत्पन्न किया जाए? उत्तर जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। प्रश्न नंबर 3 करुणा के क्या लक्षण हैं? दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना, दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। प्रश्न नंबर 4 ईर्ष्या और द्वेष कैसे खत्म हो सकते हैं? उत्तर दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से चतुरता न करना उपेक्षा है। जैसे जैसे ये भाव बढ़ते जाते हैं ईर्ष्या और द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। 5 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताइए। एकाग्रता।